students, today we are going to learn about heredity and evolution and this is our concluding class. See, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एवोल्यूशन क्या होता है. तो हमें मालूम है कि एवोल्यूशन तब होता है जब छोटे छोटे वेरिएशंस जनरेशन बाय जनरेशन एक्यूमुलेट होता है और नई स्पीशीज़ में कुछ चेंजेस आते हैं और सब ग्रुप्स या डिफरेंट स्पीशीज़ में वो कन्वर्ट होती हैं. तो ये है हमारा एवोल्यूशन. अब आप खुद सोच के देखो कि एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन क्या किसी तरह लिंक हो सकता है. उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या क्लासिफिकेशन होता क्या है. तो क्लासिफिकेशन क्या होता था हमने 9th में पढ़ा है कि हम ग्रुप्स करते थे, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते थे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. तो हम देखते थे कुछ ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स और इन ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम बनाते थे ग्रुप्स. तो ये जो सिमिलैरिटीज़ या डिससिमिलैरिटीज़ हम देख रहे हैं इसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिटेल्स. तो छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं, जैसे किसी का कोई पर्टिकुलर फॉर्म है या किसी का कोई पर्टिकुलर फंक्शन है, जैसे कि प्लांट्स हैं, उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है फोटोसिंथेसाइज करते हैं. तो जो भी हमें फोटोसिंथेसिस करता दिखेगा उसको हम प्लांट में रख देंगे. जो भी हमें फोटोसिंथेसिस करता नहीं दिखेगा, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होगी, उसे हम एनिमल में रख देंगे. तो ये क्या हुआ? ये इनके ट्रेट्स हुए, इनके स्पेसिफिक फॉर्म या इनके स्पेसिफिक फंक्शंस हैं. ऐसे ही जिन भी ऑर्गेनिजम्स में हमें दिखेगा कि बॉडी में हेयर है, अपने यंग वन को मिल्क से नरिश कर रहे हैं, ये उनका फंक्शन है, उनको हम मैमल्स में रख देंगे. तो हम क्या करते हैं? हम सिमिलैरिटीज़ देख देख कर ऑर्गेनिजम्स को सब ग्रुप्स में या छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. तो जब हम इस तरह से डिवाइड करते हैं ना ऑर्गेनिजम्स को, तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है स्टडी करना किसी भी ग्रुप को. अब जितने ज़्यादा आपको उसमें कॉमन कैरेक्टर्स दिख रहे हैं उतना ज़्यादा ऐसा हम सोच सकते हैं कि हाँ ये ऑर्गेनिजम्स क्लोजली रिलेटेड होंगे. क्यों? क्योंकि अगर इनके पास सिमिलैरिटीज़ हैं तो मतलब ऐसा है कि इनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा. जैसे कि मैं और मेरी सिस्टर हुए. अगर मैं और मेरी सिस्टर हैं और हम दोनों का स्किन कलर थोड़ा बहुत एक जैसा है या फिर हमारी बॉडी के फीचर्स एक जैसे हैं, तो हमारे अंदर जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स सेम हैं. वहीं मेरे जो कज़न्स हैं उनके कंपैरिजन में मैं थोड़ी सी डिफरेंट हूँ. क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स नहीं सेम है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सेम है. तो हमारे अंदर भी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, बट ये सिमिलैरिटीज़ उतनी नहीं है जितनी मेरे और मेरी रियल सिस्टर के अंदर होगी. तो इसीलिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि जितना ऑर्गेनिज्म क्लोजली रिलेटेड हो उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि उनका एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा. तो द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड, द मोर रिसेंटली दे विल हैव हैड अ कॉमन एंसेस्टर. तो उतना ज़्यादा कॉमन एंसेस्टर पास होगा. We can thus build up small groups of species with recent common ancestors, then supergroups of these groups with more distant common ancestors and so on. तो इसी तरीके से हम कैरेक्टर्स देखते देखते ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स बांट सकते हैं. तो हमें ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स इसी तरीके से डिवाइड करना है कि पहले ज़्यादा सिमिलैरिटी जिनकी है उनका कॉमन एंसेस्टर कुछ रहा होगा, फिर इनके और इनके बीच में थोड़ी कम सिमिलैरिटी है तो इनका कॉमन एंसेस्टर ढूंढो. तो हम इसे पास्ट में जा जाकर क्लासिफिकेशन की हेल्प से कॉमन एंसेस्टर्स तक पहुंच सकते हैं, यानी ये समझ सकते हैं कि एवोल्यूशन किस लाइन पे हुआ होगा. और जब आप इस तरीके से पीछे जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले अर्थ पे जो आया होगा वो एक सिंगल सेल आया होगा, वो भी ऐसा सेल जो एनारोबिक कंडीशन में रहता था. उसी से धीरे 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 इतनी सारी ब्रांचेस डिसेंड हुई और इतने सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स दिखाई दे रहे हैं, इतनी सारी वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट है. तो हम कभी भी ऐसे बैकवर्ड्स जाएंगे तब तक हम पहुंच जाएंगे फाइनली उस स्पीशीज़ पर पीछे जाते जाते जहाँ से एवोल्यूशन शुरू हुआ है. हमारे केस में जब हम पीछे जा रहे हैं तो हम अर्थ की हिस्ट्री देख रहे हैं और पीछे जाएंगे उस सिंगल सेल से पहले क्या था तो हमें पता चलेगा कि सिंगल सेल कैसे आया है. ये आया है कुछ नॉन लिविंग मटीरियल से. तो कोई नॉन लिविंग मटीरियल रहे होंगे, जैसे हमने बात करी थी सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, उन्हीं में कुछ केमिकल एवोल्यूशन हुआ होगा और फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन हुआ था. तो ऐसे हम अर्थ की हिस्ट्री जब डिगिन करते हैं तो हम एवोल्यूशन का ट्रेंड भी समझ सकते हैं. अब देखो, एवोल्यूशन समझने में हमारी कोई चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं. ये क्या चीज़ें हैं? ये है हमारी 3 बेसिक फैक्टर्स. एक होते हैं हमारे कुछ ऐसे ऑर्गन्स जो आपको मिलते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में. तो ये ऑर्गेनिजम्स को जब आप देखोगे इनके अलग अलग ऑर्गन्स बाहर से बहुत अलग अलग दिखेंगे. ऐसा लगेगा कि ऑल टुगेदर कुछ डिफरेंट काम कर रहे हैं. जैसे किसी के हैंड से कोई चीज़ होल्ड कर रहा है, कोई अपने हैंड से जंप कर रहा है, कोई अपने हैंड की हेल्प से स्विम कर रहा है. तो क्या दिखेगा आपको? आपको दिखेगा कि ऑर्गन एक ही है बट सब उसको अलग अलग तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं. तो जब हमें ऐसा दिखे कि ऑर्गेनिजम्स अपने एक्सटर्नल फीचर्स अलग अलग हैं,
उनने अपने अलग अलग काम करने हैं उससे, बट उसके बाद भी जब हम उनको अंदर से देखें, यानी उनको इंटरनली देखें, उनकी अनाटमी स्टडी करके देखें, और अनाटमी स्टडी करते टाइम हमें ये पता चले कि वो अंदर से सेम टाइप के बोन से या सेम टाइप के मटेरियल से बने हैं। अगर हमें ऐसा पता चलता है कि हाँ अंदर से आज भी इनका स्ट्रक्चर सेम है, येट ये बाहर से फंक्शन अलग परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। तो होमोलोगस ऑर्गन्स हमें क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि इनका अंदर का स्ट्रक्चर अभी सेम है, मतलब इनका पास्ट में कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, इसलिए स्ट्रक्चर वैसे ही रह गया, बट इनको जो जो फंक्शन करना था उस हिसाब से इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लिया, यानी कि एक सिंगल पॉइंट से ये लोग डाइवर्ज हो गए। तो ये हमें इस तरीके से बताता है, ये बताता है कि भाई अंदर के ऑर्गन सेम है, मतलब पीछे जाओगे तो ये रे सारी मैच हो जाएंगी, हो सकता है इनका कॉमन एंसेस्टर तक आप पहुंच जाओ, बट अभी एट प्रेजेंट ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की तरह रह रहे हैं। प्लस इनने अपने आप को चेंज इसीलिए किया है ताकि बेस्ट अडेप्ट कर सकें अपनी इन्वायरमेंट में। तो होमोलोगस ऑर्गन्स हमें बताती हैं अबाउट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कि किस तरीके से एक सिंगल पॉइंट से ये लोग अलग अलग हुए और डाइवर्ज हो गए, तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बताती हैं। ऐसे ही ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स में भी आप देख सकते हो, जैसे आप देखो यहाँ पर थॉर्न है, यहाँ पर क्या है, लीफ टेंड्रिल्स हैं, तो ये थॉर्न हो गया चाहे टेंड्रिल हो गया, इनको बाहर से देखोगे अलग अलग काम करें, थॉर्न चुभेगा, जो टेंड्रिल है वो क्लाइंब करने का काम करेंगे, बट ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम चीज़ का मॉडिफिकेशन है, ये दोनों लीफ का ही मॉडिफिकेशन है, वहीं से एक बड निकला और उसी ने थॉर्न भी बनाया है, उसी ने ये स्पाइंस भी बनाई हैं। तो टेंड्रिल्स हो गए चाहे हमारे स्पाइंस या थॉर्न्स हो गए, ये सब सेम चीज़ के बने हैं अगर इंटरनली देखें तो, बट फंक्शन अलग अलग कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये सी ऑर्गन्स कहलाती हैं होमोलोगस ऑर्गन्स, और होमोलोगस ऑर्गन्स हमें बहुत क्लियर इंसाइट देती हैं अबाउट एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन हुआ है, कॉमन एंसेस्टर्स कहाँ होंगे, ये हम होमोलोगस ऑर्गन्स को देखकर बहुत इजीली समझ सकते हैं। ऐसे एक दूसरी ऑर्गन्स होती हैं बेटा जिन्हें हम कहते हैं एनालॉगस। एनालॉगस में क्या है, बाहर से देखोगे तो एक जैसा दिखेगा, जैसे कि ऐसा लगेगा कि सेम काम तो है, जैसे कि ये है हमारा इंसेक्ट, इसके विंग हो गए, बर्ड के विंग हो गए, या विंग हो गए बैट के, ठीक है, किसी को भी देखो आप, या ये पेट्रोडिक्टिल के किसी के भी विंग्स देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ विंग्स तो उड़ने के लिए ही हैं, उड़ने का ही काम कर रहे हैं। तो फंक्शन भले ही एक दिख रहा है, बट अंदर से जब स्ट्रक्चर देखोगे तो बहुत अलग है। इसमें कुछ अलग टाइप की बोन्स हैं, इसमें देखो बोन तो यहाँ पर केवल ऐसे 4 हैं और बाकी पूरे ये फेदर्स हैं अलग अलग, और यहाँ पर स्किन के फोल्ड्स हैं जो बीच बीच में प्रेजेंट हैं बोन के। तो अंदर से इनका स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है, येट ये लोग सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसी ऑर्गन्स कहलाती हैं एनालोगस ऑर्गन्स। तो एनालोगस ऑर्गन्स दे हैव डिफरेंट structures when you see them from inside, but they have the same function. तो अब इससे हमें क्या समझ आ रहा है, इससे हमें ये समझ आ रहा है कि ये ऑर्गेनिजम्स अभी तो 4 अलग अलग हैं, बट क्योंकि ये सेम फंक्शन कर रहे हैं, अडेप्टेशन इनका सेम हो रहा है, सब उड़ने का काम कर रहे हैं, तो हो सकता है फ्यूचर में ये चारों एक ही ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएं। अगर ये चारों फ्यूचर में एक ही ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए तो हम इसे कहेंगे फिर कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होने वाला है, या फ्यूचर में एक कॉमन स्पीशीज़ हमें मिलने वाली है। तो हो सकता है अभी एंसेस्टर्स सेम नहीं थे, बट फ्यूचर में जो इनके ऑफस्प्रिंग्स हों या काफ़ी जनरेशन बाद ये 4 अलग अलग स्पीशीज़ ना बचें, एक ही स्पीशीज़ आ जाए। ऐसे ही आप इसको देखो तो ये क्या है, ये है आपका नॉर्मल पोटैटो, ये है आपका स्वीट पोटैटो। तो नॉर्मल पोटैटो हो चाहे स्वीट पोटैटो, बाहर से देखने में तो यही समझ आ रहा है कि हाँ इनके अंदर स्टार्ची फूड है, फूड स्टोर करके ये लोग रखते हैं, बट जब आप इनको देखोगे कि बनेगा ऐसे तो आपको पता चलेगा पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, जबकि जो स्वीट पोटैटो है वो रूट का मॉडिफिकेशन है। तो दोनों अलग अलग ऑर्गन्स हैं बट फंक्शन सेम करती हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम कहते हैं एज एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन्स हमें फ्यूचर में ये लोग सेम हो सकते हैं, इसका इंडिकेशन देती हैं। नेक्स्ट है हमारे फॉसिल्स। फॉसिल्स हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा काम आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि फॉसिल्स वो हैं जो डेड रिमेन्स हैं। ऑर्गेनिज्म भले ही मर गए, बट उनके मरने के बाद उनकी बॉडी के जो पार्ट्स बच गए हैं, प्रिंट हो गए हैं, धीरे धीरे अंदर अंदर अर्थ के प्रेजेंट हैं, उनको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितने टाइम पहले रहा था। तो ये फॉसिल्स हमें हमारा पास्ट जानने में हेल्प करते हैं। सो दे आर नथिंग बट द डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो जो भी डेड रिमेन्स बच गए, प्रेजेंट एज प्रिंट्स और दे आर प्रेजेंट बuried अंडरग्राउंड, ये सारे फॉसिल्स कहलाते हैं। जैसे आप इसको देखो कि ये ट्री बचा नहीं है बट उसका ट्रंक है,
उसका तना है, तो उसके तने से हमें आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, हम इसको स्टडी कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं किस टाइप का प्लांट था। ऐसे ही ये एक फॉसिल है, ये एक इन्वर्टेब्रेट का फॉसिल है जिसका नाम है एमोनाइट। इसको देखकर हम इन्वर्टेब्रेट्स कैसे थे वो पता लगा सकते हैं। ये भी एक इन्वर्टेब्रेट का फॉसिल है जिसका नाम है ट्राइलोबाइट। इसको देखकर भी हम पता कर सकते हैं ये लोग कैसे दिखते होंगे। ये एक ग्नाथा नाम की फ़िश का फॉसिल है, उसका प्रिजर्व जैसा वहाँ की रॉक पर छप गया है वैसा है। और ये एक स्कल है डायनासोर का। ये डायनासोर है राजासोरस, और ये डायनासोर हमें नर्मदा वैली के पास ही मिला हुआ है। तो ये नर्मदा वैली के पास मिला था, जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि हाँ डायनासोर्स वाकई थे और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। हम अभी भी इनकी एज एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितने टाइम पहले थे और क्या एज इनकी है। तो कभी भी हमें किसी फॉसिल की एज को पता लगाना हो ना, तो हम दो तरीके फॉलो करते हैं। तरीके तो बहुत है आज की साइंस में, बट हमारा सिलेबस बेसिकली दो तरीक़ों की बात करता है। एक तरीका है रिलेटिव डिगिंग, मतलब आप गड्ढा करते जाओ, गड्ढा करते जाना, ऊपर गड्ढा करोगे तो जो सबसे ऊपर मिलेंगे वो अब रिसेंटली मरे थे, तो ये थोड़े रिसेंटली मरे। जितने अंदर 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 जाओगे उतने पुराने वो लोग हैं। तो जैसे जैसे आप जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे देखो, ये पहले मर गए, डीके हो गए, फिर ये मर गए, ये इनके ऊपर डीके हो गए, फिर ये मरे, इनके ऊपर इनके ऊपर। तो ये क्या हो रहा है, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर अपने आप को अरेंज कर रहे हैं। तो जो सबसे पहले मरे थे वो सबसे नीचे मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर सैंड आया होगा, सॉइल आया होगा, उसके ऊपर बरी हो गया होगा, फिर कोई मरा, फिर वो ऊपर, फिर जो मरा वो ऊपर ऊपर ऊपर। इस तरीके से सेडिमेंट्स बना लेते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें बहुत सारे फॉसिल्स मिलते हैं। तो हम रिलेटिवली डिग करके पता कर सकते हैं कौन नया है कौन पुराना है। दूसरा तरीका जो हम फॉलो करते हैं वो है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग में हम ये देखते हैं कि उस मटेरियल के अंदर या उस फॉसिल के अंदर कितना कार्बन बचा है। तो अब ये जो कार्बन होता है बेटा, कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं। तो कार्बन का जो हैवी आइसोटोप होता है C14, इसकी अपनी एक हाफ लाइफ होती है। और हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सबकी बॉडी में कहीं ना कहीं कार्बन प्रेजेंट है, हमारे सारे स्ट्रक्चर्स कार्बन से बने हैं। तो जो भी हमारा प्रिजर्व मटेरियल बचेगा उसमें भी कार्बन होगा। हम उस कार्बन की एज पता लगा सकते हैं कि कार्बन अभी कितने साल का है। कार्बन की एज पता लगा के हम ऑर्गेनिज्म कौन से टाइम स्पैन में रहा था ये पता कर सकते हैं। तो इस तरीके को हम कहते हैं रेडियो आइसोटोपिक कार्बन डेटिंग। तो हम रेडियो आइसोटोप जो C14 है उसको यूज़ करके कार्बन की एज एस्टिमेट कर सकते हैं, और अल्टीमेटली हमें पता चल जाएगा फॉसिल कितना नया या कितना पुराना है। अब देखो, नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी वो कहता है एवोल्यूशन बाय स्टेजेस। एवोल्यूशन बाय स्टेजेस का क्या मतलब है, ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है हम बोल रहे हैं वेरिएशन हुआ होगा, बट क्या एक सिंगल वेरिएशन इतना भयंकर है कि इतनी दूर तक का चेंज ले आया होगा? नहीं ना, ऐसा नहीं है। तो कभी भी जैसे हमें जो आईज़ मिली हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स आईज़, हमारी आई तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेजेस में धीरे 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 एवोल्यूशन हुआ होगा। सबसे पहले एक रूडिमेंट्री आई आई जो कुछ काम नहीं करती थी, बट लगता था दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ऐसा कि अच्छा ये हमें देख सकते हैं। फिर आई के अंदर थोड़े से और फीचर्स आए कि हाँ उनको कुछ दिखने लगा। फिर थोड़े और फीचर्स आए कि अच्छा उनको पूरा ग्रे ब्लैक वाइट दिखने लगा। फिर हमारी आई आई कि हमारे पास कलर्ड विजन आ गया। इंसेक्ट्स की आई कि उनके पास मोजाइक विजन था। तो ये धीरे 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 स्टेजेस में चेंजेस आए हैं, और ये वेरिएशंस ने एक्यूमुलेट होके ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। लाइकवाइज फेदर्स ना पहले आए थे जब, तो इनका काम कुछ अलग था। फेदर्स का पहले काम हुआ करता था कि ये सिर्फ कोल्ड से प्रोटेक्ट करें, इंसुलेशन दें। बट फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डायनासोर्स के फेदर्स गए, तो कुछ डायनासोर्स ऐसे आए जिनने अपने फेदर्स से फ्लाई करना स्टार्ट किया। तो नॉर्मल जो फेदर्स थे जो हीट को बचाने के लिए थे या कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए थे, तो इंसुलेशन दे रहे थे, वो बॉडी को कोल्ड से बचा रहे थे। उन फेदर्स में मॉडिफिकेशन हुआ, वेरिएशन आया, तो कुछ उड़ने लगे। फिर बर्ड्स आई, बर्ड्स कम्प्लीटली उसको उड़ने के लिए यूज़ करने लगी और इसके लिए भी यूज़ करने लगी। तो ये धीरे धीरे स्टेजेस में एवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि बर्ड्स के पास और रेप्टाइल्स के पास, दोनों के पास ये फेदर्स हमें देखने मिलता है। तो ये चीज़ हमें इंडिकेट करती है कि जो फेदर्स हैं ये एक कनेक्टिंग लिंक शो कर रहे हैं। ये हमें बता रहे हैं कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स दोनों के पास कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर ज़रूर रहा होगा, इसीलिए दोनों के पास सिमिलर टाइप के फेदर्स हैं, और दोनों उन फेदर्स से अपने अपने लिए पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करवा रहे हैं। तो ये चीज़ हमें इनसे देखने मिलती है। अब
जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है ये है आर्टिफिशियल और एंथ्रोपोजेनिक सिलेक्शन। देखो नेचुरल सिलेक्शन तो हम सब समझ चुके हैं कि नेचर उस स्पीशीज़ को सिलेक्ट करता है या उस कैरेक्टर को सिलेक्ट करता है जो स्पीशीज़ को सर्वाइवल एडवांटेज दे। तो सर्वाइवल एडवांटेज के हिसाब से नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो अगर हमें ये चीज़ समझनी है कि नेचुरल सिलेक्शन वाकई हो सकता है या नहीं, तो हम इसके लिए कॉमन सा एग्जाम्पल लेते हैं, वो है आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का क्यों बेटा? क्योंकि हम तो ह्यूमन है, ठीक है, हम तो नेचर है नहीं। तो अगर हमारे जैसा एक सिंगल स्पीशीज़ कुछ ही समय में इतनी सारी अलग अलग वैरायटी प्रोड्यूस करने के लिए केपेबल है, तो नेचर में तो कितना पावर है, वो तो बिल्कुल इतनी सारी वैरायटी क्रिएट कर सकता है। इसी को देखने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं वाइल्ड कैबेज का। वाइल्ड कैबेज एक सिंगल प्लांट था जो हमें मिलता था, पर हमने क्या किया, हमारे फार्मर्स ने उस वाइल्ड कैबेज में बहुत सारे अलग अलग मॉडिफिकेशंस कराए और उसके बेसिस पे हमने इतने सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स ऑब्टेन करे। जैसे कि कुछ फार्मर्स को ऐसा लगा कि उनको ऐसा चाहिए कि लीफ के बीच में बहुत कम डिस्टेंस हो, तो उनने जो प्लांट बना दिया हमारे लिए वो है कैबेज। तो आपने कैबेज को देखा है, कैबेज की पत्तियाँ एकदम चिपकी हुई होती हैं। तो ये एक सिंगल प्लांट वाइल्ड कैबेज से बना हुआ है, तो नेचुरली नहीं मिलता था, ये हमारे द्वारा बनाया गया प्लांट है, तो ये कैबेज है। कुछ फार्मर्स को लगा कि यार हम नहीं चाहते कि फ्लावर्स की ग्रोथ हो, उनका डेवलपमेंट अरेस्ट हो जाए, तो उनने बनाया ब्रोकली। तो आपने देखा होगा ब्रोकली में से छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन अजीब से बंचेस रहते हैं, तो वो अरेस्टेड फ्लावर ग्रोथ है, हमने फ्लावर्स को डेवलप होने नहीं दिया है। फिर कुछ ने क्या किया, कुछ ने फ्लावर्स बनने तो दिए, पर उन फ्लावर्स को स्टेराइल बनाया ताकि वो रिप्रोड्यूस ना कर पाए। तो ये जो स्टेराइल फ्लावर्स मिले, ये वाला प्लांट कहलाया कॉलीफ्लावर। फिर कुछ ऐसे फार्मर्स थे जिनको लगा नहीं हमें स्पोलन सा पार्ट चाहिए, तो जिन्हें लगा कि नहीं कोई पार्ट उसका स्पोलन होना चाहिए, फूला हुआ होना चाहिए, उनने बनाई कालराबी। फिर फार्मर्स थे जिनको ऐसा लगा कि नहीं जो हमारी लीव्स हैं वो लीव्स थोड़ी बड़ी बड़ी हों, और उनने बनाया एक बड़ा सा लीफी वेजिटेबल जिसे हम कहते हैं केल। तो ये इतने सारे अलग अलग प्लांट्स जो हमने ऑब्टेन करें, ये सारे हमने करे हैं एज ह्यूमन, एज फार्मर्स हमने करे हैं, और एक सिंगल प्लांट से करे हैं वाइल्ड कैबेज के। तो ये फूला हुआ पार्ट कालराबी, ये स्टेराइल फ्लावर्स कॉलीफ्लावर, अरेस्टेड ग्रोथ ब्रोकली, लीफ के बीच में कम डिस्टेंस कैबेज, बड़ी बड़ी पत्तियाँ केल, और रेड कलर का वेरिएशन चाहिए था तो रेड कैबेज। तो हमने एक सिंगल प्लांट से अगर कुछ ही सालों में इतने सारे प्लांट्स ऑब्टेन कर लिए, तो नेचर के लिए तो ये काम बहुत आसान रहा होगा। तो यही चीज़ हम जब ह्यूमन का एवोल्यूशन देखते हैं या ह्यूमंस ने किस तरीके से चेंजेस डेवलप कराए हैं देखते हैं, तो इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल या एंथ्रोपोजेनिक सिलेक्शन। क्योंकि नेचर ने इक्वालिटी सेलेक्ट नहीं करी, हमने करी है, इसीलिए नेचुरल सिलेक्शन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा आर्टिफिशियल या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। अब एक छोटा सा टॉपिक है हमारी बुक में जिसका नाम है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी क्या होता है? मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी एक ऐसा साइंस है जो ट्रेस करता है कि भाई डीएनए में क्या क्या चेंजेस आए होंगे पीछे पीछे जा जाके। तो हम हर बार देखते हैं कि पिछले वाले में डीएनए में क्या था, अभी के डीएनए में क्या है, उसके पिछले वाले में क्या था, उसके पिछले में क्या था। तो ऐसे पीछे जा जाके हम ट्रेस आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये सारे चेंजेस किस तरीके से एक्यूमुलेट हुए हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हर चेंज कैसा हुआ है और दूसरे वाले चेंज से किस तरीके से अलग था। तभी उस एक डीएनए से एक ये वाले ऑर्गेनिज्म का डीएनए भी आ रहा है, ये वाले का भी आ रहा है और ये वाले का भी आ रहा है। तो ऐसा कौन सा चेंज हुआ जिसने इसको दिया बर्थ, इसको दिया बर्थ? तो जब हम इसे बैकवर्ड जाकर ट्रेस करते हैं तो हम इसे कहते हैं द साइंस ऑफ मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। सो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी इज अ ब्रांच which deals with or which traces the changes in the DNA by going backwards and it finds out कि changes कैसे हुए थे and किस तरीके से evolution हुआ होगा। अगला टॉपिक है हमारा एवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस। देखो एवोल्यूशन है और प्रोग्रेस है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि अगर एवोल्यूशन हो गया है, आप विकसित हो गए हो तो आप बेटर ही हो गए हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म अपने टाइम स्पैन में अपनी इन्वायरमेंट में रहने के लिए बेस्ट अडेप्टेड होता है। आज से अगर कुछ नहीं तो 1 लाख साल पहले जाऊँ मैं और मैं वहाँ सोचूं कि नहीं वहाँ पर मेरे जैसा ह्यूमन बेस्ट सर्वाइव कर पाएगा, तो वो शायद पॉसिबल ना हो। ऐसे ही उस टाइम पे रहने वाले जो डायनासोर्स थे उनको मैं बोलूँ कि अभी आकर अर्थ पे रहो, तो वो शायद उनके लिए पॉसिबल ना होगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनसे बेटर हो गए। हाँ, ये ज़रूर है कि ऑर्गेनिज्म सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, अपने आप को एनवायरनमेंट में अडाप्ट करने के लिए अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाते जा रहे हैं, बट वो कहीं से भी पुरानी स्पीशीज़ से बेटर है, ये फैक्ट नहीं है। सॉरी, ये बात सच नहीं है या ये चीज़ एक फैक्ट नहीं है।
इसका ये मतलब है कि सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स तो ज़रूर हुए बट हम उनसे बेटर नहीं हैं, तो इसीलिए हमें इसे प्रोग्रेस से रिलेट नहीं करना चाहिए। तो एवोल्यूशन और प्रोग्रेस क्लोजली रिलेटेड नहीं होते। नेक्स्ट है बेटा हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन। तो जहाँ हमने इतना सारा एवोल्यूशन पढ़ा, हमें ह्यूमंस की बात तो करनी थी। तो ह्यूमन एवोल्यूशन पता करने के लिए भी ना हमने वही काम किया, हमने एक्सकेवेट करा, हमने फॉसिल्स ढूंढे, हमने उनका टाइम स्पैन पता किया कि कितने पुराने हैं, फिर हमने ये देखा कि उसके अंदर के डीएनए सीक्वेंसेस क्या क्या हैं, और तब जाकर हम पीछे जा जाकर ह्यूमंस का एवोल्यूशन समझ पाए हैं कि ह्यूमंस कैसे आए होंगे अर्थ पे। और पता है हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि ह्यूमंस हो गए और एप्स हो गए, हम दोनों के पास ही एक कॉमन एंसेस्टर है। मतलब कोई बंदर हमारे पूर्वज नहीं है, बट हमारे और बंदर के पूर्वज हो सकता है सेम थे। तो ह्यूमंस और एप्स एक कॉमन एंसेस्टर शेयर करते होंगे। ये चीज़ कैसे पता चली? जब हमने इतनी सारी चीज़ें करी, पास्ट में डिग इन किया, तो हमें समझ में आया। तो हमारी जो स्पीशीज़ है वो कहलाती है होमो सेपियंस, और हम अपने जेनेटिक फुटप्रिंट्स को जब ढूंढने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम जब इसे ट्रेस करेंगे तो ये शुरू होगा अफ्रीका से। तो अफ्रीका में ही पहले बार ऐसा हुआ था कि हमारे एंसेस्टर्स आए थे। हमारे एंसेस्टर्स वहाँ आए, वहाँ पर रहे, फिर वहाँ से कुछ एंसेस्टर्स हमारे निकल गए, तो अफ्रीका से वो चले गए कहीं और रहने। क्यों जाते थे कहीं और रहने? क्योंकि इनको जगह चाहिए थी, फूड की रिसोर्सेज चाहिए थी, तो ऐसे रैंडमली माइग्रेट होते रहते थे। कभी किसी आइलैंड चले गए, कभी कहीं चले गए, फिर कुछ लौट कर आ गए। तो कुछ लाइन में नहीं घूम रहे थे, ऐसे रैंडम बंचेस में घूम रहे थे। तो इस तरीके से ये सारे ह्यूमंस यहाँ वहाँ स्प्रेड हुए। कुछ अफ्रीका से निकल के वेस्ट एशिया गए, फिर सेंट्रल एशिया आए, फिर यूरेशिया गए, साउथ एशिया आए, ईस्ट एशिया आए। इस तरीके से ये ट्रैवल करते रहे। इंडोनेशिया के आइलैंड्स में गए, फिलीपींस में गए, फिर ऑस्ट्रेलिया में गए, और इन लोगों ने बेरिंग लैंड का ब्रिज भी क्रॉस किया और अमेरिका भी पहुँचे। तो इस तरीके से ह्यूमंस ने अपने आप को पूरे अर्थ पे फैलाना स्टार्ट किया था। They did not go in a single line, so they were not traveling for the sake of traveling. तो वो घूमना नहीं चाह रहे थे। वो क्यों घूम रहे थे? वो इसीलिए घूम रहे थे ताकि बेटर तरीके से वो सरवाइव कर पाए, बेटर रिसोर्सेज उनको मिल पाए, और अच्छे से वो अपना काउंट बढ़ा सकें। So they went forwards and backwards with groups, sometimes separating from each other, sometimes coming back to mix with each other, even moving in and out of Africa. तो बाकी सारी स्पीशीज़ की तरह प्लैनेट पे हम भी एज एन एक्सीडेंट ही इवॉल्व हुए हैं, और तब से अभी तक हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर अपनी लाइफ बेस्ट तरीके से जी सकें। तो हमारा भी यहाँ यही एम है कि बेस्ट तरीके से हम सर्वाइव कर पाएँ। तो humans are doing nothing but they are also trying to adapt to their environment in the best way possible. तो यहाँ देखो, तो ये अगर अफ्रीका में ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो ये यहाँ से होते हुए ऐसे 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 रैंडम बंचेस में घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। कुछ सिंगल वेव की तरह गए, कुछ बहुत सारे मल्टीपल गए, फिर बार बार आते गए। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली ह्यूमंस के एवोल्यूशन को हमें दर्शाती हैं। इतना ही था हमारे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हमने पूरा हेरिडिटी समझा, ये समझा कि एवोल्यूशन कैसे होता है, एवोल्यूशन क्या है, एवोल्यूशन को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, पास्ट में कैसे जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमसे पूछी जाएंगी वह पूछी जाएंगी होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में। तो दैट इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, सो प्लीज़ डू रीड इट वाइजली। दैट इज़ ऑल फॉर द चैप्टर। थैंक यू।